चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उससे पहले मैं आपको एक जनरल बात समझाता हूँ। अगर बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट का एनिमल के अंदर क्या रोल है, क्या बोल रहा हूं मैं? रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो देखो, एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कई सारा रोल है, लेकिन मैं मेनली बात कर रहा हूं, ओनली ना है, मेनली कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ, ऐसे लिखो नहीं तो लाइन अलग लगेगा। कार्बोहाइड्रेट इज मेनली, कार्बोहाइड्रेट इज मेनली सोर्स ऑफ, बोलिए, एनर्जी। मेनली यही काम है एनिमल के अंदर। यस, एनिमल के अंदर स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा नहीं है कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा था सेल मेम्ब्रेन में भी बहुत 4-5% के आसपास होता है, 8% के आसपास आरबीसी में होता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट रोल प्ले करता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट एनिमल के अंदर। और इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट हम लोग बनाते नहीं, बना बनाया मिल जाता है किससे? जो प्लांट्स होते हैं। हम लोग तो केवल कार्बोहाइड्रेट को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बनाने का तरीका है केल्विन साइकिल, जो हमारे में अंदर नहीं चलता है। बातें मैं आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताऊंगा, ठीक है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का एनिमल के अंदर क्या रोल है? प्लांट से लो, खाओ, मस्त एनर्जी लो। अगर कोई एनिमल ऑलरेडी खा के रखा हुआ है तो उसके भी फ्लैश में कार्बोहाइड्रेट है, उसको खा लो, उससे मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो खाओ, एनर्जी लो, मस्त, यही काम है एनिमल के अंदर। लेकिन अगर प्लांट के अंदर हम बात करेंगे तो प्लांट के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट दो रोल प्ले करता है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह भी काम कर रहा है। एनर्जी सोर्स तो है ही है, प्लांट भी एनर्जी लेता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन प्लांट। जैसे एग्जांपल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सेल्यूलोज इन सेल वॉल। याद आया? जो सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल में पढ़ा है, सेल्यूलोज प्लांट के सेल वॉल का मेजर कंस्टिट्यूएंट है सेल्यूलोज। तो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, और एंजाइम और एनर्जी तो देता ही देता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? हाथ खड़ा करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉमन सी बातें हैं। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे, और यहां से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कुछ भी स्किप हो सकता है। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ, मैं बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? गौर कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन, कि उसका हाइड्रेशन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, मतलब इटसेल्फ ये हाइड्रेशन रिएक्शन से बना है, कार्बन के हाइड्रेशन रिएक्शन से, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं पता है? कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फर्दर, अरे हाइड्रेशन नहीं, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन से बना है, और कौन से कार्बोहाइड्रेट का फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन से बन गया कार्बोहाइड्रेट, अब वाटर की प्रेजेंस में उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाए, तो जिसका ब्रेकडाउन हो पाएगा वो अलग टाइप के, जिसका नहीं हो पाएगा वो अलग टाइप के। एक बार बताइए, टूटेगा वो ना जो पॉलीमर हो, टूटेगा वो जो पॉलीमर हो, और जो पॉलीमर नहीं होगा, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो वो वाटर के प्रेजेंस में टूटने वाला नहीं है, उसका हाइड्रोलाइसिस होने वाला नहीं है। इसी बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का है। एक है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, और एक है
पॉलीसेकेराइड। सभी को हम पढ़ेंगे, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, तब जाके कार्बोहाइड्रेट समाप्त होगा। यहाँ नाम से पता चल रहा है मोनो, मोनो का मतलब तो एक होता है, बात तो समझ में आ गया। ऑलिगो, और यहाँ चल रहा है पॉली। तो पहले ऑलिगो का मतलब होता है बीच में, मीडियम, मतलब एक से अधिक। तो एक से अधिक कितना, 2। अगर 2 से 10 के बीच में, क्या अभी हम बात करते हैं, और अगर 10 से अधिक हो, अब बात करते हैं क्या। देखिए सेक्राइड इज द यूनिट, इट इज यूनिट। यहाँ पे भी सेक्राइड यूनिट, यूनिट, और यहाँ पे भी सेक्राइड यूनिट। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं 1 यूनिट, मतलब दैट इज वन स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और यहां जो मैं बात कर रहा हूं ओलिगोसेक्राइड, तो 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। और यहां जो मैं बात कर रहा हूं पॉली, तो मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मतलब आप समझ गए, एकदम सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट, वो कौन है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अमंग मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। और अगर ऐसे मोनोसेक्राइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जुड़ जाए आपस में केमिकल बॉन्ड के माध्यम से, बताएंगे वो बॉन्ड कौन होता है, बनाना भी सिखाएंगे। केमिकल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाए तो वो ओलिगोसेक्राइड है। और अगर जुड़ जुड़ के 10 से अधिक हो जाए तो वो पॉलीसेक्राइड है। क्या बेसिक डिफरेंस सभी को समझ में आ गया? क्या है मोनोसेक्राइड, क्या है ओलिगोसेक्राइड, और क्या है पॉलीसेक्राइड? बोलिए। अब एक बात बताइए, ज्योति आपको समझ में आ रहा है? ज्योति, यस सर। अब एक बात बताइए, आप खुद आप लोग सब सोचिए, अगर मोनोसेक्राइड सबसे स्मॉलेस्ट सिंपल यूनिट है, तो इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके क्या तोड़ा जा सकता है? क्या ये पॉलीमर है? नहीं है। तो इसको आप क्या बोलोगे? मोनोमर। मोनोमर, इसको क्या बोलोगे? पॉलीमर। हाँ ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। ये भी है पॉलीमर, यस, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड का पॉलीमर है, लेकिन ये मोनोमर है। तो मोनोमर तो एक सिंगल यूनिट है, उसको क्या तोड़ोगे यार? इसका मतलब आप क्या लिखोगे? इसका हाइड्रोलाइसिस नॉट पॉसिबल। अरे बोलो, हाइड्रोलाइसिस नॉट पॉसिबल। इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। अरे हाइड्रोलाइसिस का मतलब नहीं समझ रहे? हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब पानी, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। अब बच्चा क्या करेगा? पानी को ब्रेक कर देगा, कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। पानी का ब्रेक डाउन, पानी के प्रेजेंस में किसी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी ब्रेक डाउन, और वहां जाके रिएक्शन होगा। मतलब पानी के प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। मोनोसेक्राइड का जो, देखिए एक्चुअल में जो बॉन्ड टूटता है ना, वो बॉन्ड टूटता है जो 2 मोनोसेक्राइड के बीच में बॉन्ड होता है, वो वाटर की प्रेजेंस में टूट जाता है। तो जब मोनोसेक्राइड सिंगल हो तो वहां बॉन्ड, उसके तो दूसरे मोनोसेक्राइड के बीच में बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल मोनोसेक्राइड है, तो हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं वहां। हाँ ओलिगोसेक्राइड है तो एटलीस्ट 2 मोनोसेक्राइड तो होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो सकते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्ड टूटेगा वाटर के प्रेजेंस में, मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। पॉलीसेक्राइड का भी पॉसिबल है। अब समझिए, अगर ओलिगोसेक्राइड का होता है हाइड्रोलाइसिस, तो बताइए अगर ये 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड से बने हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर अतिक बताएगा, जब ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो मैक्सिमली और मिनिमली ये कितना मोनोसेक्राइड प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन इट्स ऑक्सीडेशन? 10। मैक्सिमली और मिनिमली दोनों पूछा है। 2 से 10, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10। एक नहीं, मिनिमम 2। डाइसेक्राइड मतलब कि ओलिगोसेक्राइड मिनिमम डाइसेक्राइड हो सकता है, जहां पर 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हों, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एक ही मिनिमम 2, मिनिमम 2, मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा ऑक्सीडेशन करने पे। और मान लिया जाए 10 मोनोसेक्राइड क्या बने हैं, तो इस सभी के सभी के बॉन्ड टूटेंगे, और इस सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 10। इसका मतलब जब ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा
तो ये मैक्सिमली मिनिमली 2 और मैक्सिमली 10 दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा ओलिगोसैकेराइड है। डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, जो भी है, फलाना ढिकना, ऑक्टा, फिर 10, आप जान रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमली 10, मिनिमली 2, क्योंकि अगर आपने ओलिगोसैकेराइड बोला तो मिनिमम 2 तो होना चाहिए ना यार, नहीं तो फिर तो वो मोनोसैकेराइड हो जाएगा। मोनोसैकेराइड का तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड तो टूटता है मोनोसैकेराइड के बीच का, और यहाँ ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं है। अब बताइए ज्योति, अगर पॉलीसैकेराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये कितना दे सकता है मोनोसैकेराइड? मिनिमम 10 देगा और मैक्सिमम मिनिमम 10, यानी कि मिनिमम 10 मत बोलिए मोर देन 10, क्योंकि देखिए 10 बोलिएगा ना तो आप ओलिगोसैकेराइड में घुस जाइएगा, क्योंकि अगर 10 मोनोसैकेराइड से बना हुआ कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो वो ओलिगोसैकेराइड है, वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो मोर देन 10 बोलना है, तो मिनिमम 11 हो सकता है, और क्या। अब 10 से अधिक कितना भी हो, कितना लंबा चेन है, ये डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, आपको पढ़ाएंगे आगे। तो इसका मतलब ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पॉसिबल है, और ये अपने हाइड्रोलाइसिस पे 2 से 10 और ये अपने हाइड्रोलाइसिस पे 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्रोवाइड करेगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है। बोलिए, बात समझ में आ गई सभी को? अरे बोलिए। आज जो मैंने नोट्स भेजा अपडेटेड नोट्स, उसमें भी ये बात मैं लिखना भूल गया हूँ, अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा, हालांकि ये बात आगे भी आएगी, लेकिन लिख लीजिएगा। मोनोसैकेराइड इज मोनोमर, और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था मोनोसैकेराइड को माइक्रो मॉलिक्यूल में कंसीडर करते हैं, याद है, और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को मैक्रो में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो पॉलीमर बनाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। कितनों को बात याद आ गया? कितनों को बात याद आ गया? मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल जब हम किए थे क्लासिफाई, मोनोसैकेराइड को हम माइक्रो में डाले थे, क्योंकि मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। सिंपल। अब 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए की बात। ठीक है, वो क्या है? अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर देख के पता नहीं चलता है कि मोनो है, डाई है और पॉली है, तो सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा है कि अगर ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट दिख जाए जिसमें x इज इक्वल टू वाई मिले, क्या बोला मैंने? x इज इक्वल टू वाई मिले फॉर्मूला में। चलो रिभा बताएगी। अभी मैंने सिंपल फार्मूला बताया था, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का। क्या बताया था? जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का, जल्दी बोलो। CxH2O का होल वाई, x और वाटर का होल वाई बताया था। तो मैं ये कह रहा हूं, फंडा दे रहा हूं कि अगर x इज इक्वल टू वाई दिख जाए, कह देना वो मोनोसैकेराइड होगा। बस एक वो एक्सेप्शन आ जाता है, मैं बताऊंगा वो कौन है। लेकिन आमतौर पे अगर आपको दिख जाए x और y का वैल्यू बराबर, तो कह देना उससे कि वो मोनोसैकेराइड। हाँ, अगर x और y का वैल्यू बराबर नहीं मिला, x और y के वैल्यू बराबर नहीं है, तो वो ओलिगो भी हो सकता है और वो पॉली भी हो सकता है। तब आपको मोनोसैकेराइड के यूनिट गिनने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर x और y का वैल्यू बराबर मिल गया तो गारंटी के साथ, दावे के साथ, वो मोनो ही है। हाँ, पक्का वो मोनो ही है। तो आपको मैं एग्जांपल बताऊं जैसे, और एक बात और ध्यान रखना, ये बात मैंने पहले ही बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी हो, x एंड y की वैल्यू मोर देन 2 ही होगी, 2 या फिर 2 से कम नहीं हो सकती है। तो बताओ, चलो जी एक एक करके फॉर्मूला लगाते हैं। अभिषेक बताओ, क्या x और y दोनों बराबर है? अगर 3 हो, अगर 4 हो, अगर 5 हो, अगर 6 हो, अगर 7 हो, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल बताऊंगा क्यों नहीं है, ठीक है। तो बताएगा ये अभिषेक, अगर x और y दोनों की वैल्यू 3 है तो उस कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला बताइए जल्दी से अभिषेक। C3 हाँ H6O3। हाँ, ठीक है। अरे रे 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 रे, O3 सर। ठीक है। शिवानंद बता सकता है फार्मूला, अगर x और y की वैल्यू 4 हो? जल्दी यस सर। बताओ। C4H8O4। C4H8O4। ज्योति, x और y की वैल्यू 5 हो? बोले बोले।
C5H10O5। आप सत्संग भवन में बैठ के क्लास करते हैं क्या? सत्संग सर भवन में फैन दिन का, भर, सत्संग भवन में दिन सर भर लाउड फैन का स्पीकर आवाज बजता है। अच्छा, फैन का आवाज है। इस सत्संग हाँ, भवन में फैन बहुत आवाज दिन भर करता बजता है है। लाउड स्पीकर, है ना? चलिए, रीवा बताएगी अगर सी मतलब एक्स और वाई का वैल्यू 6 हो। C6 C6 H12 H12 O6। O6। चलिए, ईरान बताएगा अगर एक्स की वैल्यू 7 हो। C7 H14 O7। फॉर्मूला लिखना आसान है, आप किसी को भी रटिए मत। अब सुनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, डिफरेंट मोनोसेक्राइड का नाम पड़ेगा अलग अलग। जैसे कि यहाँ कार्बन 3 है, मैं बोलूंगा ट्रायोज। कार्बन 4 है, टेट्रोज। कार्बन 5 है, पेंटोज। कार्बन 6 है, हेक्सोज। और कार्बन 7 है, हेप्टोज। बच्चा बोलता है मास्टर 8 वाला बनाओ, जगह नहीं है क्या? जगह होता तो भी नहीं बनाते, जगह होता तो भी नहीं बनाते, क्योंकि 7 से अधिक वाली कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड पाई ही नहीं गई अब तक। जिस दिन पा ली जाएगी, खोज ली जाएगी, उस दिन आपको बता दिया जाएगा। अब तक तो नहीं मिला। नेचुरली 8 कार्बन वाला आज तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट मिला ही नहीं है नेचुरली, और 3 से कम वाला भी नहीं मिला है। इसका मतलब आप ये बोलोगे कोई भी मोनोसेक्राइड हो, एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होगी, ये बात पक्का है, लेकिन ये मोर देन 2 होगी और लेस देन 7 होगी। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू लेस देन 8 होगी, सॉरी, इसके वैल्यू 3 से 7 के बीच में होगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? और क्यों क्यों का जवाब ही नहीं है, मिलता ही नहीं है नेचर में। अगर ज्यादा पूछोगे तो आई थिंक केमिस्ट्री वाले आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि उसके बाद हाइड्रेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता होगा 7 से अधिक बनने के बाद, शायद इसीलिए मॉलिक्यूल बॉन्ड मतलब कि वहां पे फर्दर यूनिट को जोड़ नहीं पाते होंगे, तो नहीं मिलता, मतलब नहीं मिलता, आप सीधा याद रखें, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड हो गए। अभी मैं सबके एग्जांपल भी लूंगा, डोंट वरी, अभी सबके एग्जांपल लूंगा, लेकिन बताइए शर्त क्या है? एक्स और वाई बराबर होना चाहिए। हाँ, एक एक्सेप्शन आता है, सुनेगा ध्यान से। एक एक्सेप्शन कौन है? ध्यान से इधर इधर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, C5H10O4। क्या लिखा मैंने? C5H10O4। और मैं कह रहा हूं कि यह एक मोनोसेक्राइड है। क्या है ये? एक मोनोसेक्राइड है। तो बताओ क्या इसमें X इक्वल टू वाई है? अरे बोलो अभिषेक, क्या इसमें X और Y बराबर है? नो सर। इसमें X और Y बराबर नहीं है, फिर भी ये मोनोसेक्राइड है। तो बताइए क्या ऐसा तो आप कह सकते हो ना, जहां एक्स वाई बराबर होंगे वो मोनोसेक्राइड कंफर्म होगा, वो पक्का है, वो पक्का है। लेकिन मोनोसेक्राइड होने का शर्त केवल ये नहीं है। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आ गया? एक्स वाई बराबर है तो मोनोसेक्राइड पक्का है, लेकिन मोनोसेक्राइड होने का शर्त केवल ये नहीं है। हाँ, ज्यादातर कंडीशन में यही शर्त है। कितने लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्योतिरिभा फिर से रिपीट कर देता हूँ, मोनोसेक्राइड होने का शर्त केवल ये नहीं है, क्योंकि ये रहा तो भी तो मोनोसेक्राइड है। हाँ, मेजॉरिटी तौर पर मोनोसेक्राइड बताने का शर्त यही है कि एक्स और वाई बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए, ये है सर। हाँ, एक ऐसा है कार्बोहाइड्रेट जो एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वो मोनोसेक्राइड है। क्या कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है? किसी को पता है? अगर कोई बच्चा बहुत गौर से सोचेगा तो शायद वो इसका नाम तुरंत बता देगा। हाँ बताओ। डीऑक्सीराइबोज। शाबाश, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अरे यार, शाम वाली क्लास में परसों पढ़ाया है
कि ये एक पेंटोज शुगर है, और इसके केमिकल फॉर्मूला भी बताया था उस दिन, नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें, और वो ऐसा है कि वो पूरे शुगर को स्टेबिलिटी देता है। ये बात मैं बता चुका हूँ डीएनए में। तो ये एक्चुअल में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड में, क्योंकि मोनोसैकेराइड का जनरलाइज्ड फार्मूला में एक्स और वाई बराबर होना चाहिए, और ये नहीं है बराबर। तो इसको एज ए एक्सेप्शन मानते हैं मोनोसैकेराइड के केमिकल फार्मूला के तौर पर। कितने लोगों को समझ में आ गया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? एग्जाम्पल अभी मैंने नहीं बताया, अभी तो बस बेसिक बातें करी हमने। क्लियर? अब हम उठाते हैं पहला मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड उठाएंगे तो उसकी पूरी बातें करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं नया मीटिंग ले लें ताकि बीच में बातें खत्म ना हो। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले जल्दी से। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। भाई साहब ये सब चीज काम आएगा, आगे बायो में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आगे पूरा बायोलॉजी में ये कनेक्टिविटी है, ये एक चैप्टर है जो पूरे बायोलॉजी को कनेक्ट करता है। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत काम आने वाला है इसका, फोटोसिंथेसिस में भी और सेल रेस्पिरेशन में भी काम आने वाला है, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में तो पूरा काम आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने इसको पहले खत्म किया। ठीक है, अदरवाइज आपका स्टार्ट होने वाला था नर्वस सिस्टम, फिर मुझे अचानक से ध्यान आया अरे 12th वाले में मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगा, अगर ये पढ़े नहीं रहेंगे बायोमोलिक्यूल तो उसको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पढ़ाया। और 12th वाले 11th वाले बच्चों को मैंने कह दिया है कि वो एटलीस्ट आरएनए तक का, एटलीस्ट डीएनए तक का पार्ट तो जरूर देखेंगे। मैं बता दूंगा किस दिन के बाद वो देखना बंद करेंगे, अदरवाइज वो देखते रहे टाइम निकाल के। ठीक है, क्योंकि टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा न्यूक्लिक एसिड से भी, जो 11th वाला का होगा। और सुन लीजिए, वो शाम वाले बैच का सेपरेट टेस्ट होगा, और वो होगा तब जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटलीस्ट हाफ हो जाएगा, तो उसका सेपरेट टेस्ट होगा। हाँ, दोनों बैच का अलग अलग सेपरेट टेस्ट चलेगा, और टारगेट वाले को दोनों में टेस्ट देना है, और 11th वाले को केवल इसी में टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से बोल लो, फिर मैं अगले दूसरे टॉपिक पे बढ़ जाऊंगा। ज्योति को डाउट? No, sir. अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। इरहान, रिभा, No, sir. शिवानंद, नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।